Hello friends, good mornings. Welcome to धनुष आईएएस एकेडमी। माय नेम इज प्रेम विकास मिश्रा और आज का ये जो टॉपिक है ये प्रेम्बल्स है। प्रेम्बल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे वो बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन चाहे आपके एसएससी ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इसकी चर्चा हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीएम्बल्स प्रीएम्बल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जाना जाता है। ओके, क्योंकि ये छोटे से कार्ड के रूप में दिखने वाला प्रीएम्बल्स है, ये काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता है ना? तो कैसे करता है, इसे हम आगे के स्लाइड में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है, ये जो दिखने वाला जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कैसे किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट पास करवाए थे, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करा करके इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाए थे। तो बेसिकली इसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। एंड थर्ड इज कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि हमारे इस प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को, जो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये हमारे जो 3 कीवर्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से अवेलेबल नहीं थे, ठीक ना? अब जब प्रीएम्बल जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये 3 कीवर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं ये जो प्रीएम्बल है हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये हमें 4 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो 4 इन्फॉर्मेशन आपके बेसिकली ये हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर मिला है वह पीपल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के जो लोग हैं, है ना? अर्थात जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस प्रकार का है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अर्थात सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन। सोवरेन अर्थात नो वन इज एबव टू मी, मतलब कि हम किसी भी लॉ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले पूरी तरह से फ्री है, हमारे ऊपर किसी भी कंट्री का या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं है। ओके, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो हमें यूनाइटेड नेशन या ब्रिटेन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले 1947 के पहले हम सभी गुलाम थे, तो वी आर नॉट सोवरेन बट वी आर नाउ सोवरेन। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। हम सभी क्या है? सोशलिस्ट है, अर्थात हमारी जो विचारधाराएं हैं वो क्या है? सोशलिस्ट है। सेकुलर दैट मीन्स रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को एक इक्वल रिलेशनशिप की परिभाषा डिफाइन करवाता है, अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी धर्म के जो लोग हैं वो सभी के सभी अ, को बराबर नजरिए से देखा जाता है। ओके, जबकि भारत एक हिंदू डोमिनेंट स्टेट है, भारत एक हिंदू डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदुओं को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और अन्य रिलीजन को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? तो यहाँ पर देयर इज नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक एंड फोर्थ इज रिपब्लिक। ना बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रोवाइड कराना। जैसे बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो सिंपल ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस प्रोवाइड कराता है। लिबर्टी भी देता है, किस चीज़ की? थॉट अर्थात अपने विचारों को रखने की, अपने एक्सप्रेशन को रखने की, बिलीफ, फेथ, है ना? अपनी आस्था, वर्शिप अर्थात हमारी पूजा, ये सभी करने के लिए हम सभी मुक्त हैं, हमारे पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ये हुआ
कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अन्य धर्म में रूपांतरण करता है अपनी मर्जी से, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वलिटी की, अर्थात ये हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड लास्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स हम सभी लोग जो भारत में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, है ना, हम सभी एक फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं, एक भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये देश की डिग्निटी अर्थात गौरव को दर्शाता है। साथ ही ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और को भी दर्शाता है कि हमारा राष्ट्र एक है और अखंड है, अर्थात इसे आप नहीं बांट सकते। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हमने इस प्रकार देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस प्रकार का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड लास्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 1949 को, जो कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, नवंबर 1949 को ये हमारा अडॉप्ट। बात करते हैं प्रियम्बल को, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया। जैसे के एम मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप के रूप में कहा। हॉरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली। जिस प्रकार से किसी बच्चे का जन्म कुंडली को देख करके हम उसकी पूरे लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं कि उसका नेचर किस प्रकार का रहेगा, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसी प्रकार से के एम मुंशी ने कहा कि प्रियम्बल भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉरोस्कोप है, क्योंकि प्रियम्बल को देख करके हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली जान सकते हैं। नेक्स्ट, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा के रूप में डिफाइन किया है। बेरोबारी यूनियन केस में इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की के रूप में डिफाइन किया गया था। नाउ अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, बट कैसे? देखिए 1960 में बेरोबारी यूनियन केस में ये कहा गया है कि प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में, जो कि 1971 को हुआ, वहां पर सिंपल ये कहा गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलट गई। फिर 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस के तहत इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट का रूप में देखा गया। अब बात करते हैं कि करंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है। तो करंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसे पार्ट के रूप में देखा जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये लेजिस्लेचर के ऊपर, अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, ये किसी को भी न ही किसी तरह का सोर्स प्रोवाइड कराता है कानून बनाने का, और न ही किसी को कानून बनाने से रोकता भी है। अर्थात ये नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर टू पावर अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है ना। न ही किसी तरह का हम साफ पावर देंगे और न ही किसी से हम किसी तरह का पावर छीनेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, इट इज नॉन जस्टिसेबल लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है। अर्थात इसे लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका फाइल नहीं कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुना सकता है कि इस प्रियम्बल में ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है, तो भारत के जो सिटीजन है उनको वो चीज़ मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर जस्टिस है, इक्वलिटी है, तो अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इस प्रियम्बल का ग्राउंड बना करके कोई फैसला नहीं सुना सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। Okay, so it is non-justiciable means its provision is not enforceable by court. So this is lecture complete. उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करिए। साथ ही अपने कमेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।